अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू फ्री टेस्ट सेशन बाय यूरिका एकेडमिया। और फ्री का मतलब वाकई में फ्री है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आपको किसी तरह की किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई लॉगिन पासवर्ड की जरूरत नहीं है। आपने www.eurekaacademia.com पर जाना है, फ्री टेस्ट सेशन पर क्लिक करना है और सारा कुछ आपके सामने, और आप वहां पर टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और डिस्कशन को देख सकते हैं। ये चीजें बार बार आपको बताई जा रही हैं, बार बार बोला जा रहा है कि ये फ्री टेस्ट सेशन है, ज्वाइन कर लें, फ्री टेस्ट सेशन है। ये आपकी कामयाबी में हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए। तो स्टार्ट करें बेटे, आज है हमारे लिए टेस्ट 4 की डिस्कशन। और टेस्ट 4 में हमारे पास क्या है? टेस्ट 4 में हमारे पास एडवर्ब है, टेस्ट 4 में हमारे पास ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं और हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द न्यू बॉय इन क्लास स्विम्स डैश देन आई डू। देखें, मैंने आपको 4 वर्ड्स बताए थे, मैंने आपको कहा था इन 4 वर्ड्स के बारे में याद रखिएगा कि ये 4 के 4 वर्ड्स एडजेक्टिव भी हैं और ये 4 के 4 वर्ड्स आपके पास एडवर्ब भी हैं। मतलब होता ऐसा है कि हम जब किसी भी एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना चाहते हैं तो हम उसके साथ किसका एडिशन करते हैं? हम उसके साथ एल का एडिशन करते हैं। लेकिन ये वो वर्ड्स हैं जिनका एडजेक्टिव और एडवर्ब फॉर्म बेटे क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। इनके साथ हमें एल लिखने की जरूरत नहीं होती है। फास्ट एडजेक्टिव में भी फास्ट होगा, एडवर्ब में भी फास्ट होगा, हार्ड भी इसी तरह ही है, लेट भी इसी तरह ही है, हाईली भी इसी तरह ही है। अब इसके साथ एक और बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ एल का एडिशन करते ही नहीं है। फास्ट के साथ तो हम एल का एडिशन करते ही नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन जब हम बाकी वर्ड्स के साथ एल का एडिशन करते हैं तो आपने याद रखना है ये इनका एडवर्ब नहीं बनता, बल्कि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल एक नया वर्ड बनता है। नया वर्ड हमारे पास कैसे है? जैसे जैसे हम हार्ड से हार्डली बनाएंगे तो आपने याद रखना है इसका मतलब आपके पास क्या होता है? इसका मतलब आपके पास बेरली है, इसका मतलब आपके पास कार्सली है। ठीक है। इसी तरह जब आप लेट से लेटली बनाएंगे तो इसका मतलब आपके पास देर से आना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब आपके पास क्या होता है? रिसेंटली होता है। हाई से हाईली बनाएंगे तो ये इसका एडवर्ब नहीं बनेगा, ये बुलंदी वाला हाईली नहीं बनेगा, बल्कि इसका मतलब क्या होगा? एक्सटेंसिवली, ज्यादा शिद्दत के साथ। तो आपने याद रखना है ये वो वर्ड्स हैं जब आप इनको एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर यूज करेंगे तो आपने सेम वर्ड यूज करना है। आपने इनको एडवर्ब बनाने के लिए इनके साथ एल का एडिशन नहीं करना है। तो अब बातें अपने क्वेश्चन पर। जैसे ही आप देन का वर्ड पढ़ते हैं तो हमें फौरन समझ में आती है कि यार हमें क्या चाहिए? हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। अब कंपैरेटिव डिग्री में फास्टली तो वर्ड ही हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। जब हमने मोर लिख दिया तो फिर हमें फास्टर नहीं लिखना, हम दो कंपैरेटिव को इकट्ठा तो नहीं लिखेंगे। फास्टरली तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास बेटे क्या रहेगा? फास्टर रहेगा। तो आपने इन 4 वर्ड्स के, वैसे और वर्ड्स भी हैं, मैंने आपको और वर्ड्स भी लिखवाए थे, लेकिन मैंने आपको कहा था इन 4 वर्ड्स को खास तौर पर आपने याद रखना है अपने इस रूल के लिए। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइटर अर्नेस्ट हेमिंगवे इज नोन फॉर हिज डैश लैंग्वेज। अब देखें, जब हमने नाउन को मॉडिफाई करना है तो नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव। सिंपली एडजेक्टिव नहीं होता, सिंपली क्या होता है? एडवर्ब। उसके बाद हमने डायलॉग को मॉडिफाई करना है और डायलॉग भी हमारे पास क्या है? नाउन। नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव में लाइव हमारे पास एडजेक्टिव नहीं होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है? लाइवली। अब ये वो वर्ड्स हैं जो एल वाई पे एंड होते हैं, और हर एल वाई पे एंड होने वाला वर्ड हमारे पास एडवर्ब नहीं होता, बल्कि कुछ एल वाई वाले वर्ड्स हमारे पास इस तरह के थे जो थे हमारे पास एडजेक्टिव। जैसे हमने कॉवर्ड से क्या बनाया था? कॉवर्डली। माइजर से बनाया था माइजरली। फादर से बनाया था फादरली। इसी तरह लाइवली है, लोनली है, सिली है। ये वो वर्ड्स हैं जो एल वाई पे एंड होते हैं, लेकिन ये एडवर्ब्स नहीं है, बल्कि क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास सिंपली की बजाय क्या आएगा? सिंपल एडजेक्टिव आएगा। और लाइव की बजाय क्या आएगा? लाइवली। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द विनर ऑफ द कॉन्टेस्ट इज। अब इज जब हमारे पास आ जाता है, जब बी फॉर्म आ जाती है, तो आप याद रखिएगा बी फॉर्म के कंप्लीमेंट में हमने बेटे क्या लिखना होता है? एडजेक्टिव लिखना होता है।
अब ब्यूटीफुली एडजेक्टिव तो नहीं होता, एडजेक्टिव क्या होता है? ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एडवर्ब चाहिए होता है, क्योंकि मैं आपको बता के आया हूं, याद रखिएगा इंग्लिश में दो मॉडिफायर्स हैं, एक हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव, और एक हमारे पास क्या है? एडवर्ब। एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। तो जहां पर हमने एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए बेटे हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। तो जब हमने यहां पर ब्यूटीफुल लिख लिया, तो ब्यूटीफुल के साथ हम सर्टन ब्यूटीफुल नहीं लिखेंगे, ये तो एडजेक्टिव हो जाएगा एडजेक्टिव के लिए। हमें क्या लिखना होगा बेटे? सर्टनली ब्यूटीफुल। जहां पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? एडवर्ब चाहिए होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा? डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द बस अराइव्ड लेट। अब वही बात है, पहली बात तो ये है कि हमारे पास वर्ड लेटर नहीं हो सकता। लेटर तो हम जब लिखेंगे जब हमने क्या लिखना होगा? कंपैरिजन लिखना होगा। हम यहां पर कंपैरिजन तो कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात, बस लेट से आई है, देर से आई है, तो हम लेटली नहीं लिखेंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि लेटली का मतलब तो क्या होता है? रिसेंटली होता है। लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, यहां पर हमें सुपरलेटिव डिग्री भी नहीं चाहिए। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो हमारे पास कौन सा चलेगा? द बस अराइव्ड लेट। और ये उन चार वर्ड्स में से है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये चार वर्ड्स आपने याद रखने हैं, लेट, फास्ट, हार्ड और हाई, जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या होते हैं? सेम होते हैं। इन एडजेक्टिव्स को हम एडवर्ब बनाने के लिए एलवाई का एडिशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, हिज स्टमक हैज डिस्टर्ब ग्रेटली फ्रॉम डैश ड्रिंकिंग। अब ड्रिंकिंग को आप देखेंगे कि ड्रिंकिंग हमारे पास क्या है? नाउन है। नाउन है, तो अभी जरा अपने एक्सप्रेशंस को देखिएगा। पहली बात तो याद रखिएगा कि हमारे पास टू मैनी हो सकता है, टू मच हो सकता है, लेकिन मैनी टू हमारे पास कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। जब हमारे पास काउंटेबल नाउन होगा तो काउंटेबल नाउन के लिए बेटे हम क्या लिखेंगे? टू मैनी। और जब हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन होगा तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लिखेंगे? टू मच। लेकिन अगर इसके बाद हमारे एडजेक्टिव एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव के लिए हम क्या लिखेंगे? मच टू लिखेंगे। टू मच होता है नाउन के लिए और मच टू होता है एडजेक्टिव के लिए। तो जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हमारे पास नाउन है, तो नाउन के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टू मच ड्रिंकिंग, क्योंकि ये कौन सा नाउन है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। अगर यहां पर काउंटेबल नाउन होता, लाइक यहां पर फर्ज करें अगर यहां पे स्टूडेंट्स होता, तो फिर हम क्या लिखते? फिर हम लिखते टू मैनी स्टूडेंट्स। अगर यहां पर एडजेक्टिव होता यानी कि ऑनेस्ट होता, तो फिर हम क्या लिखते? मच टू ऑनेस्ट। तो आपने याद रखना है, एडजेक्टिव के लिए हम क्या लिखेंगे? मच टू। काउंटेबल नाउन के लिए क्या लिखेंगे? टू मैनी। और अनकाउंटेबल के लिए क्या लिखेंगे? टू मच। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, नैन्सी हु हैड बीन थॉटफुल फॉर डैश सडनली स्पोक। तीन वर्ड्स आपको याद रखने हैं। नंबर वन तो ये समटाइम्स कोई वर्ड आपके पास एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें एस भी हो और जिसमें स्पेस भी हो। तीन एक्सप्रेशंस आपके पास होते हैं, तीन वर्ड्स आपके पास होते हैं। सबसे पहला वर्ड है समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब है जिसको आप बोलते हैं यूजुअली। यूजुअली मतलब बाजुकात, ठीक है, अक्सर उकात जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद आपके पास सम टाइम है जिसमें आप एस नहीं लिखते। इसका मतलब आपके पास होता है हम इंडेफिनेट टाइम के लिए, इंडेफिनेट खासतौर पर फ्यूचर के लिए लिखते हैं। यानी कि जैसा आप कभी बोलते हैं ना कि यार कभी इकट्ठे होते हैं, यार कभी क्रिकेट खेलेंगे, कभी आइएगा हमारे घर, कभी आए यार खाने पर इकट्ठा होते हैं, तो इसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? सम टाइम। कभी ऐसा करते हैं, कभी ऐसा होगा। इसके बाद आपके पास जो वर्ड होता है सम टाइम, इसमें आप देख रहे हैं इसमें स्पेस है। जो स्पेस वाला सम टाइम है ना, इसका मतलब आपके पास होता है, ये वर्ड बेटे बोला जाता है ड्यूरेशन के लिए, पीरियड के लिए। जब आपने ड्यूरेशन बताना होता है, पीरियड ऑफ टाइम बताना होता है, तो देन आप उसके लिए क्या यूज करते हैं? सम टाइम यूज करते हैं। अब यहां पर सेंटेंस देखिएगा, हु हैड बीन थॉटफुल फॉर डैश सडनली स्पोक, जो जिसने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर अचानक बोली। अब जब थोड़ी देर के लिए सोचा तो इसका मतलब हमें यहां पर कौन सा वर्ड चाहिए? सम टाइम। सम टाइम मतलब स्पेस वाला वर्ड।
जैसे मैं बोलता हूं बच्चे थोड़ी देर से खेल रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर सम टाइम। अब यहां पर जो मैं सम टाइम लिखूंगा वो कौन सा लिखूंगा, जिसमें स्पेस आएगा, स्पेस के बगैर वाला लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा कि मैं इंडेफिनिट फ्यूचर की बात कर रहा हूं। एस वाला लिखूंगा तो इसका मतलब मैं यूजुअली यानी कि बाजुकात या अक्सर औकात की बात कर रहा हूं। और ऐसा वर्ड तो होता ही नहीं है जिसमें स्पेस भी हो और जिसमें एस भी हो। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हिज वॉइस डैश रेजोनेट। अब पहली बात तो ये है कि जब आप बात करेंगे हिज वॉइस की, अगर आप इसको प्रेजेंट में लिख रहे हैं तो वॉइस चूंकि सिंगुलर है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका एडिशन करना होगा, SEIS का। अगर मैं हिज वॉइस साउंड लिखता हूं तो ये तो टेक्निकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की गलती है। सब्जेक्ट वर्ब अग्री, हमारा वर्ब हमारे सब्जेक्ट के साथ अग्री नहीं करता, हम टेंस के रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो साउंड वाली दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। अब जब हमने साउंडेड लिख दिया तो फौरन आपको वो वर्ब समझ जेन में आए होंगे जिनको हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेस। आपको याद होगा, आपके पास वर्ब्स ऑफ सेंसेस हो या आपके पास लिंकिंग वर्ब्स हो तो आपने इनके साथ एडजेक्टिव लिखना होता है, आपने इनके साथ एडवर्ब नहीं लिखना होता। तो साउंडेड ऑडली नहीं आएगा। जिस तरह हम क्या करते हैं, हम टेस्टेड स्वीटली नहीं लिखते बल्कि क्या लिखते हैं, टेस्टेड स्वीट लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम लुक्ड ऑनेस्टली नहीं लिखते बल्कि हम क्या लिखते हैं, लुक्ड ऑनेस्ट लिखते हैं। हम सीम ऑनेस्टली नहीं लिखते, हम सीम क्या लिखते हैं, ऑनेस्ट लिखते हैं। तो इनके बाद सीम, इसके बाद हमें क्या करना होता है बेटे, एडजेक्टिव लिखना होता है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास कौन सा रहेगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ही इज डैश एग्जॉस्टेड। देखिए अगर यहां पर सेंटेंस खत्म हो जाता, अगर एग्जॉस्टेड पे सेंटेंस खत्म हो जाता ना, तो फिर हमारा क्वेश्चन किसके दरमियान होता, फिर हमारा क्वेश्चन वेरी और मच के दरमियान होता। उसकी रीजन क्या है कि ये दोनों इंटेंसिफायर हैं जो एडजेक्टिव को इंटेंसिफाई करने के लिए यूज होते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन यहां पर खत्म हो जाता, क्वेश्चन आगे ना चलता, तो फिर हम ये बात करते कि बेटे यहां पर वेरी आएगा या मच आएगा, तो फिर हम सारा वेरी और मच का रूल देखते हैं। मैंने 3 रूल्स आपको वेरी के बताए हैं, 3 मच के बताए हैं। लेकिन अभी जब आगे सेंटेंस चलता है ना, तो याद रखिएगा अगर आप एडजेक्टिव के साथ सो लिख रहे हैं तो फिर आगे चलकर आपके पास बेटे क्या आना चाहिए, डेट आना चाहिए। और अगर आप TOO लिख रहे हैं और साथ एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो फिर आगे चलकर आपके पास बेटे क्या आना चाहिए, इन्फिनिटिव आना चाहिए, यानी कि 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जैसे यहां पर लिखी हुई है 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म। आप सेंटेंसेस पढ़ कर आते हैं, हम कहते हैं मरीज इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, तो हम क्या बोलते हैं, द पेशेंट इज टू वीक टू वॉक। ठीक है, पानी इतना गर्म है कि पिया नहीं जा सकता, द वाटर इज टू हॉट टू ड्रिंक, ऐसा बोलते हैं ना हम सेंटेंसेस को। बिल्कुल इसी तरह आप एक और एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसमें आप एडजेक्टिव के साथ बेटे क्या लिखते हैं, इनफ लिखते हैं, और यहां पर भी आप टू के साथ क्या लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। इसी तरह आप लेस्ट से सेंटेंस बनाते हैं और आप उसके साथ क्या लिखते हैं, शुड लिखते हैं। यानी कि ये 4 एक्सप्रेशंस आपने याद रखने हैं, जो बने बनाए एक्सप्रेशंस हैं, जो आपने इसी पेयर फॉर्म में, कोरेलेटिव फॉर्म में लिखने होते हैं। तो चूंकि यहां पर हमारे पास 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, इसलिए हम यहां पर सो नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, TOO चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, आई स्लेप्ट डैश 9 o'clock। जब आप किसी खास टाइम तक कोई काम करते हैं तो आप उसके लिए बेटे क्या लिखते हैं, टिल लिखते हैं। आई स्लेप्ट टिल 9 o'clock, मैं कब तक सोया, मैं 9 बजे तक सोया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आई कमेंस्ड वर्क डैश 1 May। अब देखिए वैसे तो हमारे पास क्या होता है कि हम जब सिंस या फॉर यूज करते हैं टाइम के लिए, ऐसी होता है ना हमारे पास, हम जब भी वर्ब का स्टार्टिंग टाइम बताते हैं तो वर्ब का स्टार्टिंग टाइम बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस। और जब हम वर्ब का ड्यूरेशन बताते हैं तो हम ड्यूरेशन बताने के लिए क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं। अब जब भी आप यहां पर पढ़ेंगे 1 May तो हमें क्या करना है, हमें यार स्टार्टिंग टाइम आ गया तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, क्योंकि सॉरी 4 नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, सिंस होना चाहिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग टाइम के लिए क्या बताते हैं, सिंस बताते हैं।
लेकिन इसके साथ आपने जो बात पल्ले बांधनी है वो ये है कि ये रूल आपने तब अप्लाई करना है जब आपके पास टेंस या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा या आपके पास टेंस बेटे क्या होगा, परफेक्ट होगा। अदरवाइज आपने स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन के लिए फॉर यूज नहीं करना है। जैसे यहां पर आप देखेंगे आपके पास टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो आपने बेटे सिंस फर्स्ट में ही नहीं लिखना, बल्कि आपने क्या लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट में ही लिखना है। सिंस और फॉर लिखने के लिए आपका टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट होना जरूरी है, याद रखिएगा। यहां पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, फ्रॉम। इसी तरह जैसे हम नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, देखें कहता है द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग डैश यस्टरडे, कल से बच्चा मिसिंग है। ठीक है, अब हमें क्या बताया जा रहा है, हमें स्टार्टिंग टाइम बताया जा रहा है। अब स्टार्टिंग टाइम के लिए तो हम फ्रॉम भी यूज करते हैं, लेकिन फ्रॉम हमने तब यूज करना है जब हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट नहीं है। यहां पर जब आप टेंस देखेंगे तो हमारे पास टेंस क्या है, हैज बीन मिसिंग। हैज बीन मिसिंग मतलब कौन सा टेंस है हमारे पास, परफेक्ट कंटीन्यूअस है। जब है ही परफेक्ट कंटीन्यूअस तो हमने याद रखना है आपने स्टार्टिंग के लिए फ्रॉम यूज नहीं करना, आपने स्टार्टिंग के लिए क्या यूज करना है, सिंस। यहां पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बेटे वो कौन सा आएगा, अल्फा, यानी के सिंस। और ये किस वजह से आएगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस की वजह से। उसके बाद है जी क्वेश्चन 12, द पेशेंट फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस डैश हिज हेल्थ इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। अब देखें, आप ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ट्रांजिशनल डिवाइसेस पढ़ते हैं, और बिलीव मी, दुआ करें कि आपके पेपर में 1 2 3 क्वेश्चन किसके होने चाहिए, ट्रांजिशनल डिवाइसेस के होने चाहिए। आसान तरीन क्वेश्चन होता है, आसान तरीन सेंटेंस होता है, आसान तरीन ऑप्शंस होती हैं। पहली दफा पढ़कर ही आपको पता चल जाता है कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। जैसे देखें, आपने क्या करना है, द पेशेंट फॉलोड द डॉक्टर्स एडवाइस, पेशेंट ने क्या किया, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो किया, डैश हिज हेल्थ अप्रूव सिग्निफिकेंटली, और इस वजह से, इस अमल की वजह से, इस वर्ब एक्शन की वजह से उसकी सेहत क्या हुआ, बड़े अच्छे से इंप्रूव हुई। अब हम इसके लिए हाउ एवर यूज तो नहीं करेंगे, मीनवाइल यूज तो नहीं करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या यूज करेंगे, देयरफॉर। देयरफॉर मतलब इसलिए ऐसा हुआ है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा, देयरफॉर। बिलीव मी, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का क्वेश्चन आपका इतना आसान होता है पेपर में। आप 2025 में आने वाले पास्ट पेपर में आने वाले जो क्वेश्चन है ट्रांजिशनल के, आप अगर देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, यार हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस के बारे में इतना परेशान रहे हैं, जबकि क्वेश्चन इसके इतने इजी होते हैं, आसान होते हैं। जैसे नेक्स्ट देखिएगा, द एक्सपेरिमेंट वाज केयरफुली परफॉर्म, एक्सपेरिमेंट क्या किया गया, बड़े अच्छे से, बड़े एहतियात से परफॉर्म किया गया। द रिजल्ट्स वर इनएक्यूरेट, जबकि रिजल्ट्स क्या थे, इनएक्यूरेट थे। किस वजह से, फॉल्टी इक्विपमेंट की वजह से। अब एक काम केयरफुली किया जा रहा है लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इनएक्यूरेट। तो जेन्युइनली हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम कंट्रास्ट बताना चाह रहे हैं दो एक्शंस के दरमियान। तो जब हम कंट्रास्ट बताएंगे, देखें अगर हम लिखेंगे कॉन्सिक्वेंटली, तो कॉन्सिक्वेंटली का मतलब है कि अगर एक्स एफर्ट हुई है तो उसका रिजल्ट भी क्या आना चाहिए, एक्स ही आना चाहिए। ठीक है, देयरफॉर का भी यही मतलब है कि अगर एक्स एफर्ट हुई है तो एक्स रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, अगर आप लाइकवाइज बोलेंगे तो लाइकवाइज का भी ये मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स होना चाहिए। जबकि नेवरदीलेस हमें क्या बताता है कि एफर्ट एक्स हुई है लेकिन उसका आउटकम क्या आया है, वाई आया है। कि एक्सपेरिमेंट तो बड़ा केयरफुली हुआ लेकिन उसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, इनएक्यूरेट आया है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द स्टूडेंट स्टडीड हार्ड फॉर द एमडी कैट, स्टूडेंट्स ने एमडी कैट के लिए बड़ी सख्त मेहनत की है। डैश शी अटेंडेड एवरी रिवीजन सेशन, और सख्त मेहनत करने के साथ साथ उसने हर रिवीजन सेशन को क्या किया है, अटेंड किया है। अब इसका मतलब उसने दोनों काम साइमल्टेनियसली किए, उसने दोनों काम ही किए हैं। तो दोनों काम किए तो हम कंट्रास्ट तो नहीं बता रहे, या एक काम की बजाय दूसरा काम उसने किया तो ये भी नहीं बता रहे। और अदरवाइज मतलब हम अदरवाइज भी किसके लिए यूज करते हैं, कंट्रास्ट के लिए। यहां पर एडिशन के लिए मजीद की सेंस में जो वर्ड हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, मोर ओवर। कि स्टूडेंट ने एमडी कैट की तैयारी बड़े अच्छे से की है, बल्कि उसने उसके साथ साथ क्या किया है, मजीद उसने क्या किया है,
हर रिवीजन सेशन को उसने ज्वाइन किया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पर बेटे कौन सा होगा, यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, द रोड वाज ब्लॉक्ड ड्यू टू हैवी रेन, हैवी रेन की वजह से सड़क क्या है, ब्लॉक है। वी हैड टू टेक एन अल्टरनेटिव राउट, हमें अल्टरनेटिव रास्ते से जाना पड़ा। और किस वजह से जाना पड़ा, कि सड़क क्या थी, रोड क्या था, ब्लॉक था। तो सिमिलरली का मतलब क्या होता है, जब दो एक जैसे एक्शन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप कोई किसी चीज की एग्जाम्पल दे रहे हैं। मीन वाइल का मतलब जब आप साइमल्टेनियसली दो काम कर रहे हैं, एक काम के साथ दूसरा काम हो रहा है। जबकि यहां पर क्या है कि हमें अल्टरनेटिव सड़क से क्यों जाना पड़ा, अल्टरनेटिव रास्ते से क्यों जाना पड़ा, क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता क्या था, ब्लॉक था, रोड क्या था, ब्लॉक था। तो हम यहां पर रिजल्ट बता रहे हैं, कॉन्सिक्वेंस बता रहे हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। कॉन्सिक्वेंटली वी हैड टू टेक एन अल्टरनेटिव राउट। उसके बाद है जी, सम एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया डैश दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरस। ठीक है, कहता है बैक्टीरिया के लिए तो बड़े इफेक्टिव हैं, जबकि वायरस के खिलाफ वो काम नहीं करते हैं। मतलब एक चीज के लिए करते हैं, दूसरी चीज के लिए नहीं करते हैं। तो हमने इसके लिए क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम इसके लिए देयर फोर नहीं लिखेंगे, लाइक वाइज नहीं लिखेंगे, फर्दर मोर नहीं लिखेंगे, ये तो मजीद के लिए आते हैं। हमने यहां पर जो वर्ड लिखना है वो क्या लिखना है बेटे, हाउएवर। सेंटेंस कैसे चलेगा, सम एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, कि कुछ एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इसके साथ हाउएवर दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस, ये वर्क जो वायरस है उनके खिलाफ काम नहीं करते। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा बेटे, बीटा। मैंने अभी आपको क्या कहा कि आप दुआ करें कि आपके पेपर में 1 2 3 क्वेश्चन लाजमी किसके होने चाहिए, ट्रांजिशनल डिवाइसेस के होने चाहिए। आसान तरीन क्वेश्चन जो आपके पूरे पेपर में से होगा ना, उनमें सब में से आसान तरीन क्वेश्चन आपका ट्रांजिशनल डिवाइसेस का होने वाला है। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक क्लियरली, टीचर ने टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। डैश द स्टूडेंट्स वर एबल टू सोल्व ऑल द क्वेश्चन, और उसका नतीजा क्या हुआ कि स्टूडेंट्स ने तमाम क्वेश्चन सोल्व किए, वो तमाम क्वेश्चन सोल्व करने के, हल करने के काबिल हुए। अब हम कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं बता रहे, कोई कंट्रास्ट तो नहीं बता रहे, हम इनके बजाय की बात तो नहीं कर रहे, हम साइमल्टेनियस एक्शन की बात तो नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं कि एक काम के एक्शन की वजह से, एक काम के होने की वजह से दूसरा काम हुआ। तो हम उसके लिए बेटे क्या लिखेंगे, एज अ रिजल्ट। करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद है जी, प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस डैश दे आल्सो रिक्वायर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए जी, सनलाइट चाहिए, और मजीद इसके साथ उनको क्या चाहिए, पानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। मतलब इस चीज के साथ ये चीजें भी चाहिए। तो हम कंट्रास्ट नहीं बता रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम नेवरदीलेस या अदरवाइज के लिए नहीं जा रहे, बल्कि हम किसके लिए जा रहे हैं, फर्दर मोर। फर्दर मोर का मतलब क्या है, मजीद, इन एडिशन टू, इसके साथ, इनको इसके साथ ये चीजें भी चाहिए। तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, फर्दर मोर। उसके बाद है हमारे पास, अहमद वाज फीलिंग अनवेल डैश, अहमद जो है वो अनवेल फील कर रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ही डिसाइडेड नॉट टू अटेंड द प्रैक्टिकल क्लास, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो प्रैक्टिकल क्लास को अटेंड नहीं करेगा। अच्छा, फॉर इंस्टेंस हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ होता है, की बजाय सिमिलरली होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास जो चलेगा करेक्ट ऑप्शन वो कौन सा चलेगा, कॉन्सिक्वेंटली। एक दफा सेंटेंस पढ़ेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे, ऑप्शन आपके खुद गले पड़ जाएगी, ऑप्शन आपको खुद आकर बताएगी, ऑप्शन आपको खुद पिंच करेगी कि मैं करेक्ट ऑप्शन हूं, मुझे पकड़ लो, मुझे ठीक कर लो। इतना आसान क्वेश्चन होता है आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइसेस का। उसके बाद है जी आपके पास, द साइंटिस्ट रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट सेवरल टाइम, साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट है वो बड़ी दफा क्या किया, रिपीट किया। द फाइंडिंग्स वर कंसिडर्ड रिलायबल, इसकी वजह क्या थी, और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी उसकी फाइंडिंग्स थी, जो रीडिंग्स थी, जो स्टैटिस्टिक्स थे, नंबर थे, वो बड़े रिलायबल थे। किस वजह से थे, क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट बहुत दफा क्या किया, रिपीट किया। तो हम इसके लिए नेवरदीलेस तो नहीं लिखेंगे, ऑन द अदर हैंड नहीं लिखेंगे, इंस्टेड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, एज अ रिजल्ट लिखेंगे। उसके बार बार एक्सपेरिमेंट रिपीट करने का रिजल्ट क्या हुआ कि उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या हुई, बड़ी रिलायबल हुई। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा। उसके बाद है जी हमारे पास
मैं माय मॉर्निंग रूटीन, ठीक है, माय मॉर्निंग रूटीन। अच्छा, आज के टेस्ट में प्रेपोजिशन नहीं है, मैं प्रेपोजिशन बोल के शायद स्टार्ट में, आज के टेस्ट में एडवर्ब है, ट्रांजिशनल डिवाइसेस हैं और पंक्चुएशंस हैं, ठीक है। तो माय मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक, अब पहली बात तो ये याद रखिएगा कि हम जब लिस्ट की बात करते हैं ना, तो लिस्ट में दो ऑप्शंस हमारे पास होती हैं, या तो हम कोलोन लिखते हैं लिस्ट स्टार्ट करने के लिए, या हम कोलोन नहीं लिखते। लेकिन सेमी कोलोन और कॉमे के साथ तो हम कभी भी लिस्ट स्टार्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब हमारा बीटा और चार्ली ऑप्शन क्या होता है, गलत। अब यहां पर बाकी दो में तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कोलोन लिखा हुआ है, ठीक है। कोलोन आपने याद रखना है, तब लिखना है जब आपका सेंटेंस में लिस्ट किससे स्टार्ट होगी, नाउन से स्टार्ट होगी, या नाउन के अलावा किसी वर्ड से स्टार्ट होगी। लेकिन वर्ब के बाद या प्रेपोजिशन के बाद अगर आपके पास लिस्ट स्टार्ट हो रही है तो आपने कोलोन नहीं लिखना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, जब आप लिस्ट लिख रहे होंगे तो आपने हर चीज के बाद कॉमा लिखना है, और आखिरी वाले से पहले जब आपने एंड लिखना है तो एंड से पहले भी बेटे आपने लाजमी तौर पर क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। जैसे देखें यहां पर पहली चीज क्या है, वेकअप, कॉमा आ गया। दूसरी चीज क्या है, ब्रश माय टीथ, और एंड से पहले क्या आ गया, कॉमा आ गया। ये एंड से पहले वाला कॉमा आपने भूलना नहीं है, ये लाजमी तौर पर हमने लिखना ही लिखना है। डेल्टा में क्या किया हुआ है, वेकअप माय ब्रश तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद माय टीथ के बाद आपने वेकअप के बाद आप यहां पर क्या नहीं लिखा हुआ, कॉमा नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब डेल्टा ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई डू नॉट लाइक टू ईट चॉकलेट। मैंने आपको क्या बोला कि जब भी आप सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को इकट्ठा करेंगे तो तीन तरीकाकार होते हैं आपके पास, पल्ले बांध ले तीन तरीकाकार। और यही तीन तरीकाकार में आपकी क्लॉज आपको पता चल जाती है कि वो इंडिपेंडेंट है। पहला तरीकाकार क्या होता है, सेमीकोलन यूज करेंगे। दूसरा तरीकाकार क्या होता है कि आप क्या यूज करेंगे, आप कॉमा के साथ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यानी कि फैन बॉयज में से कोई कंजंक्शन यूज करेंगे। आप कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक है। और कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले आप क्या लिखेंगे, सेमीकोलन, और बाद में क्या लिखेंगे, कॉमा। अब जहां पर आप देखेंगे सेमीकोलन लिखा हुआ है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए हम सेमीकोलन लिखते हैं, हम कॉमा बिल्कुल नहीं लिखते। आप फुल स्टॉप के साथ दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं, लेकिन फिर आपको नए सेंटेंस को बेटे किससे स्टार्ट करना होगा, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा, जो कि यहां पर नहीं किया गया। इसका मतलब हमारा डेल्टा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या होगा, जब आप सेमीकोलन लिखते हैं तो आपने फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं बनाना है, आपने स्मॉल लेटर के साथ ही लिखना है। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। जहां पर आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए सेमीकोलन लिखेंगे, वहां पर आपने बेटे अपने नेक्स्ट क्लॉज को कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं करना है। उसके बाद है 23rd, वंस यू नो, जब हम सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट लेटर बेटे क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है, जो कि बीटा में नहीं लिखा गया, एक बात। दूसरी बात, जब हम प्रॉपर नाउन लिख रहे हैं तो प्रॉपर नाउन तो पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाएगा, उसको हमने क्या करना है, कैपिटल लिखना है। वैसे अगर यहां पर होता शी सेड, तो चूंकि हम रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में लिख रहे हैं तो हम शी का एस कभी भी कैपिटल ना लिखते यहां पे, लेकिन ये टी कैपिटल इसलिए आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। इसकी वजह से ये टिफनी भी गलत है और ये टिफनी भी गलत है। तीसरी बात, जब आप रिपोर्टेड स्पीच को स्प्लिट करके लिख रहे होते हैं, कुछ हिस्सा पहले लिख रहे हैं कुछ हिस्सा बाद में लिख रहे हैं, तो आपने याद रखना है आपने उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं लिखना होता, बल्कि आपने क्या लिखना होता है, स्मॉल लिखना होता है। तो हमारे पास यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा, जिसमें ओ कैपिटल लिखा गया है, जिसमें टिफनी को कैपिटल किया गया है, और जिसमें फर्स्ट लेटर को कैपिटल नहीं किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सा रहेगा, अल्फा। उसके बाद है जी 24, आई डू नॉट लाइक टू राइड द बस हाउ एवर। देखें तीन बातें आपने याद रखनी है। आपके पास कंजंक्टिव एडवर्ब सेंटेंस में तीन तरह से आ सकते हैं। नंबर 1, ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स आपके पास सेंटेंस के स्टार्ट में आएंगे,
और ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स आपके पास कौन से हैं जिनको आप ट्रांजिशनल डिवाइसेस के नाम से जानते हैं? हाउएवर है, देयरफॉर है, फर्दरमोर है, कॉन्सिक्वेंटली है, एज अ रिजल्ट है, इन एडिशन टू है, मोर ओवर है, नेवरदीलेस है। ये सारे के सारे आपके पास क्या है? कंजंक्टिव एडवर्ब्स। अगर ये आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो आपने याद रखना है, आपने कंजंक्टिव एडवर्ब के बाद बेटे क्या लिखना है? कॉमा। फिर आपके सेंटेंस के मिड में आएंगे, मिड में आएंगे तो दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। अगर इसके दोनों तरफ क्लॉजेज होंगी, अगर इसके दोनों तरफ क्लॉज होगी तो आपने याद रखना है, आपने कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले सेमीकोलन लिखना और बाद में कॉमा लिखना है। और अगर एक तरफ फ्रेज होगा और एक तरफ क्लॉज होगा, यानी कि दोनों तरफ क्लॉजेज नहीं होंगी, तो फिर आपने याद रखना है, आपने कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले भी कॉमा लिखना है और बाद में भी कॉमा लिखना है। अब आप यहां पर देखिएगा, कंजंक्टिव एडवर्ब के दोनों तरफ पे क्या लिखा हुआ है? क्लॉजेज लिखी हुई है। इसका मतलब हमने इससे पहले क्या लिखना है? सेमीकोलन, और इसके बाद में क्या लिखना है? कॉमा। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बीटा। अब डेल्टा ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो हाउ एवर लिखा हुआ है, और हाउ एवर यहां पर फुल स्टॉप लिखकर सेंटेंस को खत्म कर दिया गया। हाउ एवर यहां पे नया सेंटेंस हाउ एवर से स्टार्ट किया गया। अगर ये यहां पर कॉमा लगा दिया जाता तो हमारा ये सेंटेंस भी क्या होता? करेक्ट होता। बहरहाल यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा है? बीटा। उसके बाद है जी, द डिटेक्टिव सेड आई एम श्योर हु। मैंने आपको बताया था जितने भी WH वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं, ये सेंटेंस में दो तरह से आएंगे। अगर तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं तो आपने इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है और सेंटेंस को खत्म किस पे करना है? क्वेश्चन मार्क पे, जिसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं। और अगर ये सेंटेंस के मिड में आते हैं, अगर WH वर्ड सेंटेंस के मिड में आते हैं तो इसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना, फिर आपने WH वर्ड के बाद आपने क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है और सेंटेंस को खत्म किस पे करना है? फुल स्टॉप पे। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास आई एम श्योर हु परफॉर्म द मर्डर, आप इसको क्वेश्चन मार्क पे खत्म नहीं करेंगे, आप इसको किस पे खत्म करेंगे? फुल स्टॉप पे। दूसरी बात, जब आप रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग स्पीच से सेपरेट करेंगे तो आपने दोनों के दरमियान क्या लिखना है? कॉमा लिखना है, जो कि बीटा में नहीं लिखा होगा। इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद देखिए 26, आपको गालबन में फोर्थ टाइम ये क्वेश्चन बता रहा हूं। दो एक्सप्रेशन आपके पास होते हैं, आपके पास होता है ए एंड बीज कार, और आपके पास होता है एज एंड बीज कार, कार्स। अगर आप एपोस्ट्रोफी सिर्फ लास्ट वाले के साथ लिख रहे हैं, ये दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, अगर आप एपोस्ट्रोफी लास्ट वाले के साथ लिख रहे हैं तो आपने बेटे सिर्फ और सिर्फ साथ वाले नाउन को क्या लिखना है? सिंगुलर, और उसको सिंगुलर ट्रीट करना है। और दूसरा तरीका कार्य होता है कि आप सबके साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। जब आप सबके साथ एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे तो फिर आप नाउन के साथ क्या करेंगे? नाउन क्या लिखेंगे? प्लूरल, और इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। अब देखें बीटा ऑप्शन में, देखिएगा यहां पर दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज किया गया, लेकिन नाउन क्या है? सिंगुलर, जो कि करेक्ट नहीं हो सकता। यहां पर एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ लास्ट वाले के साथ यूज किया गया और नाउन क्या कर दिया गया? प्लूरल, जो कि करेक्ट नहीं हो सकता। यहां पर दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस सही से यूज किया गया है, दोनों को प्लूरल नाउन लिखा और उसको ट्रीट भी क्या किया गया? प्लूरल ट्रीट किया गया है। तो हमें डेल्टा ऑप्शन में कोई एरर नजर नहीं आता। यहां पर दोनों को एपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखा गया है और साथ आने वाला नाउन क्या लिख दिया गया? सिंगुलर, जो कि किसी भी सूरत में करेक्ट नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? डेल्टा। यहां तो आप एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे लास्ट वाले के साथ, या आप एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे सबके साथ। अगर लास्ट वाले के साथ लिख रहे हैं तो आपने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, सिंगुलर नाउन लिखना है। अगर सबके साथ लिख रहे हैं तो आपने इसको प्लूरल ट्रीट करना और प्लूरल नाउन लिखना है। मैं आपको बार बार ये क्वेश्चन बोलता आ रहा हूं, बताता आ रहा हूं। उसके बाद 27 है, डेट मैन इज अ। देखें, जब आप सेंटेंस में एक नाउन के लिए डिफरेंट एडजेक्टिव लिखते हैं ना, तो आप उसका बनाते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, बनाते हैं ना हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, जिसको हमने किस निमोनिक्स के साथ याद किया था? हमने उसको याद किया है किसके साथ याद किया है? हमने उसके क्या बनाए थे? 10-11 तरह का हमारे पास था। अगर आपको याद हो तो हमने उसका ये निमोनिक्स बनाया था। ठीक है, ऐसी था ना हमारे पास, हमने उसका ये निमोनिक्स बनाया था।
अगर इस सेंटेंस को देखिएगा, यहां पर एक नाउन के साथ जितने भी एडजेक्टिव लिखे हुए हैं ना वो डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई एडजेक्टिव ऑफ एज है, कोई एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन है, कलर है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर सारे एडजेक्टिव सेम होंगे। जैसे एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है, ये भी ओपिनियन है, ये भी ओपिनियन है। तीनों एडजेक्टिव नाउन के लिए बल्कि इडियट भी क्या है, ओपिनियन है। चारों एडजेक्टिव जो लिखे हुए हैं ना वो क्या लिखे हुए हैं, वो ओपिनियन के लिखे हुए हैं। जब आपके पास एक से ज्यादा तरह का एडजेक्टिव लिखा होता है ना, तो देन आप उनके दरमियान में कॉमा यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक ही नाउन के लिए एक ही तरह के एडजेक्टिव यूज किए गए होंगे, तो फिर आप उनको सेपरेट करने के लिए बेटे क्या लिखेंगे, कॉमा लिखेंगे। जैसे देखें, अगर यहां पर कोई ओपिनियन होता, यहां पर कोई शेप होता, एज होता, कुछ भी और होता, डिफरेंट होता, तो फिर हम कभी भी कॉमा यूज ना करते। लेकिन यहां पर हमारे पास जितने भी एडजेक्टिव लिखे हुए हैं वो सारे के सारे हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन है। मतलब वो सेम एक ही तरह के एडजेक्टिव है, तो इनको सेपरेट करने के लिए हमें बेटे क्या लिखना है, कॉमा लिखना है। तो हम यहां पर भी कॉमा लिखेंगे, यहां पर भी कॉमा लिखेंगे, यहां पर भी कॉमा लिखेंगे। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा, यहां पर कॉमा नहीं आएगा, लास्ट वाले के साथ हमें कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाला हमारे पास क्या है, नाउन है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा डेल्टा। लास्ट वाले के साथ आपने कॉमा नहीं लिखना, क्योंकि लास्ट वाला आपके पास क्या होता है, नाउन होता है। उसके बाद हमारे पास चलेगा ब्रायन इज द टाइप ऑफ स्टूडेंट हु ट्राइज टू डॉट ऑल ऑफ। मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था लेटर्स का प्लूरल ऑफ लेटर्स। जहां पर आपने लेटर्स का प्लूरल बनाना है ना, तो आपने अपोस्ट्रोफी एस यूज करना है। जैसे यहां पर आई का प्लूरल बनाया जा रहा है, तो पहली बात तो यह है कि आपने आई को या आपने टी को क्या नहीं करना, कैपिटलाइज नहीं करना। ठीक है, आपने इनको कैपिटलाइज नहीं करना। नंबर टू, आपके पास क्या है, जब आप इनका प्लूरल बना रहे हैं, तो प्लूरल बनाने के लिए आपने पहले अपोस्ट्रोफी का साइन लिखना है, फिर आपने एस लिखना है, जैसे हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। मैं आपको सेंटेंस भी बता कर आया हूं। जैसे हम बोलते हैं कि एप्पल में 2 पी आते हैं, तो अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं देयर आर 2 पीज इन एप्पल, तो जब मैं बोलूंगा ना देयर आर 2 पीज इन एप्पल, तो मैं क्या बोलूंगा, देयर आर 2 पीज इन एप्पल। मैं पी लिखूंगा और अपोस्ट्रोफी एस लिखूंगा। यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, अल्फा। उसके बाद है जी माइकल वाज कीन टू ट्रेवल टू फ्रांस। जब आपने पेयर बनाने होते हैं, जब आपने पेयर की लिस्ट बनानी होती है, तो आप क्या करते हैं, आप एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए बेटे क्या लिखेंगे, सेमीकोलन। और एंड से पहले भी आपने क्या लिखना है, सेमीकोलन। लेकिन एक पेयर के अंदर दो नाउन को सेपरेट करने के लिए आपने क्या लिखना होता है, कॉमा लिखना होता है। ठीक है, जैसे देखें, हम बोलते हैं वाज कीन टू ट्रेवल टू फ्रांस और पेरिस। फ्रांस और पेरिस के दरमियान क्या आना चाहिए, कॉमा आना चाहिए। एक पेयर हो गया। अब दूसरा पेयर है ऑस्ट्रिया और वियना, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन लिखा हुआ है। उसके बाद है जी इटली और रोम, और दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन लिखा हुआ है। और इनको सेपरेट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, कॉमा। इसी तरह एंड से पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, सेमीकोलन लिखा हुआ है। और जर्मनी को बर्लिन से अलग करने के लिए क्या लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है। बाकी सारी ऑप्शन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जैसे देखें, यहां पर इस पेयर को इस पेयर से सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन नहीं लिखा गया। ठीक है, यहां पर इस पेयर को इस पेयर से सेपरेट करने के लिए सेमीकोलन नहीं लिखा गया। यहां पर आपके पास एंड से पहले सेमीकोलन नहीं लिखा हुआ, बल्कि एंड से पहले क्या लिखा हुआ है, कॉमा लिखा हुआ है। तो बाकी तीनों ऑप्शन हमारे पास गलत हैं। एक पेयर को दूसरे पेयर से सेपरेट करने के लिए बेटे आपको क्या चाहिए होता है, सेमीकोलन। और एक पेयर में आपने दो नाउन को सेपरेट करने के लिए क्या लिखना होता है, कॉमा लिखना होता है। और तीसरी बात, आपने एंड से पहले भी क्या लिखना होता है, पेयर की सूरत में सेमीकोलन लिखना होता है। तो हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद है जी हमारे पास डज डॉक्टर लिम। अब पहली बात तो यह है कि जब आप डॉक्टर, प्रोफेसर, एडवोकेट, आप ऑनररी वर्ड्स लिखते हैं, तो आप उसके बाद फुल स्टॉप लिखते हैं। आप उसको फुल स्टॉप के बगैर नहीं लिखते, जो कि अल्फा और डेल्टा में नहीं लिखा गया। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास जो एंडिंग होती है ना डायरेक्ट नरेशन की, वो दो तरह से होती है। समटाइम्स हम क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखते हैं, और समटाइम्स हम क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखते हैं। तो मैंने आपको सिंपल रूल बताया था
अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के बाहर पूछा गया है तो आपने क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कोमा के बाहर लिखना है, और अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के अंदर पूछा गया है तो आपने क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना है। जैसे यहां पर देखिएगा, डज डॉक्टर लिम ऑलवेज से टू हर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहां पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं पूछा गया। इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाली बात तो हमारे पास क्या है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाली बात तो हमारे पास एफर्मेटिव सेंटेंस है। इन्वर्टेड कोमा के बाहर क्वेश्चन पूछा गया है तो हमारा क्वेश्चन मार्क भी बेटे कहां पर आएगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर आएगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो कौन सा चलेगा बेटे, चार्ली। तो सिंपल सा रूल याद रखेंगे, अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के अंदर है तो आपका क्वेश्चन मार्क भी इन्वर्टेड कोमा के अंदर आएगा, और अगर क्वेश्चन इन्वर्टेड कोमा के बाहर है तो फिर आपका क्वेश्चन मार्क भी कहां पर आएगा, इन्वर्टेड कोमा के बाहर आएगा। उसके बाद है जी आपके पास वो स्पेलिंग के, और स्पेलिंग आप जानते हैं मैंने वर्ड बताना होता है, आपने उसके करेक्ट स्पेलिंग क्या करने होते हैं, कमेंट करने होते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप टेस्ट अटेम्प्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, आप डिस्कशन लास्ट तक देख भी रहे हैं या नहीं देख रहे, और आप भी खुद अपने हाथ से भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो पहला वर्ड आपके पास रेकमेंड, दूसरा वर्ड है लॉरिएट, तीसरा वर्ड है एग्जाम्पलरी, चौथा वर्ड आपके पास रिहर्सल, और लास्ट वर्ड है आपके पास बेटे एग्जेजरेट। इन 5 वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो आपने अच्छे बच्चों की तरह कमेंट में लिखने हैं, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बेटियां और बेटे खुद भी कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, और आज हमें बताने हैं ऑपोजिट इन मीनिंग। ऑपोजिट इन मीनिंग का मतलब आज हमें क्या बताने हैं, एंटोनिम्स बताने हैं। तो इंफीरियर का एंटोनिम हमारे पास बेटे डेफिनेटली क्या होगा, बेटर होगा। इंफीरियर का मतलब क्या होता है, क्वालिटी में बुरा, और बेटर का मतलब होता है क्वालिटी में अच्छा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद टू डिसीव, टू डिसीव आप जानते हैं धोखा देना, और टू टेल द ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सच बताना। उसके बाद है जी एविडेंट। एविडेंट का मतलब आपके पास क्या होता है, जो चीज बिल्कुल क्लियर होती है, जो चीज बिल्कुल सामने होती है, ओपन होती है, लेकिन उसका जो ऑपोजिट आपके पास चलेगा वो क्या चलेगा, हिडन। ठीक है, एविडेंट का मतलब होता है जो चीज नजर के सामने है, और हिडन का मतलब क्या होता है, जो छुपी हुई है। उसके बाद है जी टू डिस्पोज ऑफ। टू डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जाया कर देना, फेंक देना, फारिग कर छोड़ना। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, कीप, किसी चीज को रखना। और लास्ट एमसीक्यू जो आज के लिए हमारे पास है वो है कन्फ्लिक्ट। और कन्फ्लिक्ट आप जानते हैं, जब आप किसी भी चीज के लिए डिसएग्रीमेंट में होते हैं, जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है और नेक्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन। तो जब भी आप कन्फ्लिक्ट की बात करेंगे तो इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट डिसएग्रीमेंट, और उसका जो एंटोनिम होगा हमारे पास वो क्या होगा, अग्रीमेंट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। इसके साथ ही हमारी आज की डिस्कशन क्या होती है, खत्म। कोई बात, कोई पॉइंट, कोई रूल, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आपने बेटे पूछ लेना है, आपने पूछ लेना है, परेशान नहीं होना, नशेई भंगी चरसी बन के बैठे नहीं रहना है। कोई बात पल्ले नहीं पड़ी तो वी आर अवेलेबल। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारी पूरी यूरिका की टीम आपके लिए अवेलेबल है। आपको स्टडी के अलावा भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, स्टडी से रिलेटेड सब्जेक्ट के अलावा, तो आपको टाइम टेबल का प्रॉब्लम है, मोटिवेशन का प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है, करियर काउंसलिंग का कोई इशू चल रहा है, तो आप लाजमी तौर पर आप हमसे क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, मशवरा कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर आर ऑल आर बेटीज एंड बेटास। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टेस्ट तक की, नेक्स्ट टेस्ट की डिस्कशन तक। और लाजमी तौर पर अपना रिजल्ट जरूर बताया करें, ये जो बच्चे बताते नहीं है अपना रिजल्ट जरूर बताया करें, कमेंट कर दिया करें सर इतने में से इतने नंबर आए हैं। तो लाजमी तौर पर आपने बताना कि आप आज के टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन जो हुए हैं वो ठीक हुए हैं। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।